Good evening. Welcome to our channel Quick Solve. आपको पता है सिलिकॉन वैली की सबसे पावरफुल कम्युनिटी को पेपाल माफिया कहा जाता है। इसमें इलॉन मस्क, पीटर थील और रीड हॉफमैन जैसे बड़े-बड़े नाम शामिल हैं। ये सारे दिग्गज, ये सारे फाउंडर्स पता है कहां से आए? सिर्फ एक कंपनी से, पेपैल। तो सवाल ये उठता है कि पेपैल में ऐसा क्या खास था कि उसकी टीम ने आगे चल के दुनिया की कुछ सबसे बड़ी स्टार्टअप्स खड़ी कर दी। आइए इसी को समझते हैं। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है, पेपैल माफिया, पर ये कोई क्रिमिनल गैंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पेपैल माफिया है कौन? दरअसल ये पेपाल के वो शुरुआती कर्मचारी और फाउंडर्स हैं जिन्होंने कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला, यूट्यूब, लिंक्डइन जैसी कंपनियां बनाई। मतलब वो कंपनियां जिन्होंने सच में दुनिया बदल दी। तो इनकी सुपर पावर क्या थी? इनकी ताकत का राज सिर्फ 3 चीजों में छपा था। एक दूसरे पर बहुत गहरा विश्वास, हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझने वाली सोच और फेल होने का तो जैसे कोई डर ही नहीं था। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए जरा पीछे चलते हैं, पेपैल की उस भट्टी में जहां ये माफिया तपकर तैयार हुआ था। तो बात है 1998 की। 2 अलग-अलग कंपनियां थीं, कन्फिनिटी और X.com। 2000 में ये दोनों मिल गई और बन गया पेपैल। और इनका मकसद बड़ा सीधा सा था, इंटरनेट पर पैसे भेजना इतना आसान बना दो कि कोई रुकावट ही ना हो। पर देखिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है, था नहीं। पेपैल के सामने एक नहीं, 3 बड़ी मुसीबतें खड़ी थीं। पहली, लोगों को ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा ही नहीं था। दूसरी, हर रोज लाखों डॉलर्स के फ्रॉड हो रहे थे। और तीसरी, कंपनी अपनी कमाई के लिए 70% से भी ज्यादा सिर्फ ईबे पर निर्भर थी। ये जो फ्रॉड वाली प्रॉब्लम थी ना, वो तो बहुत ही बड़ी थी। कंपनी हर महीने लाखों डॉलर्स सिर्फ धोखाधड़ी में गंवा रही थी। टीम को हर रोज ऐसे ही उलझे हुए नेटवर्क से लड़ना पड़ता था। ये एक तरह की रोज की जंग थी और इसे जीतने के लिए उन्होंने दुनिया का पहला एंटी फ्रॉड सिस्टम बनाया। और फिर आया कहानी में सबसे बड़ा मोड़। साल 2002 में ईबे ने पेपैल को खरीद लिया और कीमत $1.5 बिलियन। बस यहीं पर पेपैल की एक कहानी खत्म हुई और सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े दिग्गजों की एक नई कहानी शुरू हुई। अब इस डील से जो पैसा मिला ना, वो इस टीम के लिए एक रॉकेट फ्यूल की तरह था, एक लॉन्च पैड जहां से उन्होंने एक के बाद एक दुनिया बदलने वाले स्टार्टअप्स लॉन्च किए। अब सबसे पहले बात करते हैं एलन मस्क की। पेपाल से निकलने के बाद उन्होंने वो इंडस्ट्रीज चुनी जिनमें घुसने की कोई हिम्मत नहीं करता, ऑटोमोबाइल और स्पेस। टेस्ला के जरिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों को खिलौनों वाली इमेज से निकालकर हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में बदल दिया। और स्पेसएक्स, दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स बनाकर स्पेस ट्रैवल को ही सस्ता बना दिया। तो लर्निंग क्या है? सीधी सी बात है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। फिर आते हैं पीटर थियल, जिन्हें पेपैल का थिंकर या कह लीजिए ब्रेन माना जाता था। उन्होंने बनाई पैलेंटियर, जो सरकारों को डेटा के ढेर से जरूरी जानकारी निकालने में मदद करती है। और साथ ही बनाया फाउंडर्स फंड, जिसने फेसबुक और एयरबीएनबी जैसी कंपनियों में तब पैसा लगाया जब कोई उन पर यकीन नहीं करता था। उनकी सीख थी, पावर लॉज पर फोकस करो और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। अब रीड हॉफमैन को देखिए, उन्होंने बड़ी सिंपल सी चीज नोटिस की कि प्रोफेशनल्स के पास रिज्यूमे तो होता है, पर एक अच्छा नेटवर्क नहीं होता। और बस इसी एक कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बना दिया लिंक्डइन। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रोफेशनल नेटवर्क है। ये दिखाता है कि नेटवर्क इफेक्ट क्या चीज होती है। चैड हर्ली ने एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जो हम सब ने फेस की थी। यार, वीडियो शेयर करना कितना मुश्किल है। उन्होंने इसका एक 1 क्लिक सोल्यूशन दिया और नाम रखा यूट्यूब। और नतीजा, 1.5 साल के अंदर गूगल ने इसे $1.65 बिलियन में खरीद लिया। सबक साफ है, एक सिंपल आइडिया को अगर सही स्केल पर ले जाओ तो पूरी इंडस्ट्री पर राज कर सकते हो। और फिर है मैक्स लेफ्चिन, जो फ्रॉड से लड़ने में एक्सपर्ट थे। पेपाल में जो सीखा था, उसी अनुभव का इस्तेमाल करके उन्होंने अफर्म बनाई, एक ऐसी फाइनेंस कंपनी जो पहले खरीदो बाद में चुकाओ मॉडल पर चलती है, वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। लर्निंग, जब फाइनेंस भरोसे पर टिका हो तो जीत पक्की है। तो इन सब कहानियों को देखकर एक सवाल मन में आता है, आखिर इनकी कामयाबी का सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? ऐसा क्या था जो इन सब में कॉमन था?
देखिए, ये टीम इतनी कामयाब इसलिए हुई क्योंकि इनके पास कुछ चीजें थीं जो बाकियों के पास नहीं थीं। पहला, पेपैल की मुश्किलों में एक साथ लड़ने का अनुभव। दूसरा, जबरदस्त टेक्निकल नॉलेज। तीसरा, हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझने वाला कल्चर। चौथा, बड़े से बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत। और पांचवां, भविष्य के लिए एक बहुत लंबा विजन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पेपाल सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं था, वो तो एक फाउंडर फैक्ट्री थी, एक ऐसी जगह जिसने भविष्य के सबसे बड़े लीडर्स को गढ़ा। ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक कंपनी दुनिया बदलने वाले इतने सारे फाउंडर्स बना सकती है, तो अगली फाउंडर फैक्ट्री कौन सी होगी? ये सोचने वाली बात है। ऐसी ही और दिलचस्प स्टार्टअप कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।